गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायोल के प्रिंसिपल के बारे में। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन मोर थिंग आप सभी को पहले ही बता रहा हूं, वीडियो जो है आज की थोड़ी सी या फिर शायद मैं कह सकता हूँ ज्यादा लंबी हो जाएगी। ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम को कम कर सकूं, लेकिन स्टिल आपको जो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा, बेहतरीन मजा आएगा। लिटरली मतलब लिख के ले लो, ठीक। तो जी सबसे पहले प्रिंसिपल से पहले हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि जी फायोल्स प्रिंसिपल, ठीक। तो जी जो फायोल था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो पहले माइनिंग कंपनी में एज अ मैनेजर था, ठीक। वो एक मैनेजर था, उसके पास बहुत अच्छी स्किल थी। तो आप हिस्ट्री में अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो बेसिकली उसमें छोटी सी बात कही गई है कि जी उसकी कंपनी में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब जी प्रॉब्लम के कारण कंपनी क्या हो रही थी, रिसेशन में जा रही थी, मतलब बहुत घाटे पे जा रही थी, लॉस में जा रही थी। तो फायोल ने क्या किया, एनी हाउ कुछ करके अपने मैनेजर स्किल्स को करके क्या किया, उसने उस कंपनी को बहुत अच्छी पोजीशन में ला दी। अब जी उस आपको ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा कि आफ्टर 30 इयर्स जब वो अपनी कंपनी से रिटायर हो गया तो जी उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इट वाज सुपर्ब, एक नंबर थी यार। मतलब इतनी पावरफुल कंपनी बन गई थी जब फायोल ने छोड़ा तो, ठीक। तो मतलब फायोल ने ऐसा क्या किया था अपनी कंपनी में, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी, ऐसी क्या टेक्निक्स लगाई थी, ठीक है। तो वो ये सारी टेक्निक्स को अपने 14 प्रिंसिपल्स में बताया है, राइट। उसने यही सारी चीजें हम लोग को 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू बताया है कि अपनी जो कंपनी है, कोई भी अपनी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे बिल्डअप करना है, ऐसा फायोल ने बताया था, राइट। तो जी सबसे पहली बात मैं आप सभी को एक चीज कंफर्म बता देता हूँ, फायोल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। फायोल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब जी जो फायोल के प्रिंसिपल्स है ये एप्लीकेबल टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिर्फ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही एप्लीकेबल है, उसी में ही यूज होंगे। अब जी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब टॉप एंड मिडिल लेवल, आपको समझाया था पिछली चैप्टर में, टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो जी इनके जो प्रिंसिपल है बेसिकली टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है, यूज के लिए है, ठीक। अब जी प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि फायोल ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। फायोल ने क्या किया था, उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। तो जी इसके बारे में लोग फटाक से चर्चा कर लेते हैं, हार्डली 1 मिनट लगेगा, ठीक। इसने क्या किया था, फायोल ने ये क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, इसने क्या किया था, टेक्निकल स्किल और मैनेजरियल स्किल के बीच में क्या किया था, डिफरेंस बताया था। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसने क्या किया था, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया था। आपको बताया था ना क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, क्लास और मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें क्या किया था, इसे आइडेंटिफाई किया था प्रोसेस को, ठीक। अब जी थर्ड, इसका जो थर्ड कंट्रीब्यूशन था, डेवलप 14 प्रिंसिपल, इसने क्या किया था डियर, 14 प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था, ठीक। और यही 14 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें यही जानेंगे कि फायोल जब अपनी कंपनी में था एज अ मैनेजर तो उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन पहुंच गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी। तो जी हमें यही जानेंगे कि फायोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स उसने बताया, तो बेसिकली हमें यही जानेंगे कि ये कंपनी को हम लोग को कैसे कंट्रोल वे में, मतलब कैसे उसे बिल्ड करना चाहिए। तो आज हम लोग यही चीज जानेंगे। तो डियर आप सभी को और एक बार कंफर्म बता रहा हूं कि मेरी लेक्चर्स बड़ी होगी, अगर आपको बड़ी नहीं चाहिए
ठीक, तो आप जरूर ये वाली वीडियो को स्किप करके कोई और चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा एक्सप्लेन करने का। लेकिन अगर आपको आपकी मतलब टाइम आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो रहा है वीडियो पे, तो आप जरूर स्किप करके कोई और चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो जी सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में, टाइम लाइन बाय लाइन, राइट। तो जी सबसे पहला प्रिंसिपल जो फायोल ने बताया वो है डिवीजन ऑफ वर्क। आखिर ये डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है? ठीक, तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक डायग्राम बना दिया है। अब जी यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फर्नीचर का बिजनेस लिया है। ठीक, तो अभी तो ये छोड़िए, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क में फायोल कहते हैं कि आपका जो भी काम है, ठीक, जो भी काम है, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आपका फायोल कहते हैं कि आपका जो भी काम है उस काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टास्क में उसे डिवाइड कर दो। और फायोल कहते हैं कि जो टास्क आपने डिवाइड किया है, हर वो टास्क को कोई कोई पीपल, कोई कोई पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन को वो टास्क को दे दो, जो कि और वो काम भी वैसे पर्सन को देना जो पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। जी मतलब अगर मैं आपको सभी को एग्जांपल में समझाऊं तो हम फायोल कहते हैं कि जी जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिया है। ये जो बिजनेस है ये फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करता है। तो यहाँ पर फायोल कहते हैं कि जहाँ पर जो काम, लाइक यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो इस काम को डिवाइड कर दो टास्क में। लाइक जैसे यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है, वुड कटिंग में डिवाइड कर दिया है, असेंबलिंग में डिवाइड कर दिया है, एंड फर्निशिंग में मैंने डिवाइड कर दिया है। फायोल का ये मानना था कि जो भी काम है आपको उसे क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है। लाइक मैंने भी यहाँ पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है टास्क को, वुड कटिंग पे डिवाइड कर दिया है, असेंबलिंग में डिवाइड कर दिया है, फिनिशिंग में मैंने टास्क को डिवाइड कर दिया है। अब फायोल कहता है कि हर टास्क को कोई ऐसे पर्सन से करवाओ या ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन से करवाओ जिसे वो टास्क को अच्छे से करना आता हो। ठीक है, तो जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो जी यहाँ पर मैंने ए पर्सन को लिया है। अब ये ए पर्सन को वुड कटिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो फायोल के हिसाब से मैं ये काम किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा, क्योंकि ये एक अच्छे से वुड को काट लेता है। ठीक, इसलिए ये वाला काम क्या कर दूंगा, मैं ए को दे दूंगा। वैसे बी को असेंबलिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो मैं क्या कर दूंगा, बी को असेंबलिंग का काम दे दूंगा। अब जी सी को फिनिशिंग का काम बहुत अच्छे से आता है, तो जी उसको मैं बहुत अच्छे से काम, ये फिनिशिंग का काम दे दूंगा। तो जी इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा। अब जी यहाँ पर देखिए, हम फायोल के हिसाब से आपको समझ में आ गया फायोल ने क्या कहा था। फायोल ने कहा था कोई भी काम करते हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और वो काम को ऐसे पर्सन को दो जो उसे, मतलब ऐसे पर्सन को दो जिस पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। तो मैंने भी क्या किया है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोला और अपने टास्क को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर टास्क को एक ऐसे पर्सन को दिया जिस पर्सन को वो काम अच्छे से आता हो। अब जी इसका बेनिफिट क्या होगा, अब जी आप देखिए वुड कटिंग, अब जी मैं ये वाले पर्सन से करवाऊंगा, इसे ये वाला काम बहुत अच्छे से आता है। ठीक, तो जी ये काम ये बहुत स्पीड में करेगा, ठीक है, टाइम भी कम लेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगा। अब जी वैसे अगर यहाँ पर मैं ए को छोड़ के बी को ये काम दे दूं, तो जी बी को ये काम करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन आउटपुट बेकार मिलेगा। तो जी फायोल का यही कहना था कि काम को डिवाइड करके एक ऐसे पर्सन को दो जिसे वो उस पर्सन को दो, उस पर्सन को मतलब वो काम अच्छे से आता हो, जिससे काम क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत अच्छे से होगा, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, वेस्ट कम होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जी ये है बेसिक फंडा डिवीजन ऑफ वर्क का। अब जी सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम ऑन, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जी सबसे पहले जान लीजिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो जी अथॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पर पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मतलब आप सभी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको कुछ काम दे दिया तो आपको वो काम क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जी अथॉरिटी मतलब पावर। अब जी फायोल के सेकंड प्रिंसिपल में फायोल कहते हैं कि जी कोई भी पर्सन हो उसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस वे में होनी चाहिए उसके पास। मतलब वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए और साथ में उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फायोल कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन के पास
अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो पर्सन अपनी अथॉरिटी मतलब अपनी पावर का मिसयूज करेगा। अब जी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे टीवीज में, बहुत पुराने जमाने के फिल्म में कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई किंग कैसा रहता है जिसके पास बहुत पावर रहती है, काम वाम कुछ नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिटीजन के लिए, लेकिन पावर बहुत है। तो वो क्या करता है, अपना पावर का गलत फायदा उठाता है, अपने पावर का क्या करता है, गलत फायदा उठाता है। क्या करता है, उल्टा उसे क्या करना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए तो उनसे पैसा लूटता है, और भी बहुत सारे मतलब क्या करता है, गलत काम करता है। तो एनी हाउ क्या करता है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, राइट। तो जिस सेम सिचुएशन फेरोल ने भी कहा, फेरोल ने कहा कि जो भी पर्सन के पास अगर सिर्फ अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डब्बा है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का मिसयूज करेगा। पॉइंट नोटिस करना, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा, राइट। अब जी फायोल कहते हैं चलो अगर कोई भी पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब जी फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसा देखिए, एक पर्सन, यही पर्सन को ले लो, ये पर्सन एक फैक्ट्री में काम करता था। अब ये पर्सन उस कंपनी में काम करता था, इसका काम कुछ नहीं था, इसका काम डेली का ये था कि इसको क्या था, मतलब 500 यूनिट इससे डेली रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना था और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना था, ये इसका काम था, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको सिर्फ काम दे दिया गया, इसके पास कोई पावर नहीं है। अब जी किसी दिन क्या हो गया, ये जब गया तो इसके पास रॉ मटेरियल नहीं था, इसके पास रॉ मटेरियल नहीं था। तो जी अभी कोई पर्सन को बोल भी नहीं पाएगा, अपने से जो बड़ा लेवल मैनेजमेंट होगा उसको बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसको तो पावर दी नहीं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक। इसको क्या है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, बस तुझे काम करना है, मतलब काम करना है, मतलब काम करना है, और तुझे पावर नहीं मिलेगी, पावर डब्बा गुल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस बंदे को वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको अपने बड़े लेवल मैनेजमेंट को कुछ बोलना भी होगा तो नहीं बोल पाएगा। अगर इससे भी, इसके नीचे भी अगर कोई वर्कर होगा तो वो इससे भी कह सकता है कि भाई ये तू काम मेरा कर देना, लेकिन पावर नहीं है, लेकिन वो कह भी नहीं सकता। तो हर केस में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फेरोल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए एक पर्सन को। जिस पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके साथ उसके पास कुछ अथॉरिटी भी होनी चाहिए, कुछ पर्सन के पास अथॉरिटी है तो उसके साथ उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक। तो ये वाला केस अच्छा है, सही है। तो फायोल के हिसाब से कोई भी पर्सन को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। अब जी अगला पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन। जी डिसिप्लिन, इसका तो मेरे पास कोई बेस्ट एग्जांपल नहीं है। बेसिकली ये पॉइंट ये कहता है कि मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, या फिर वर्कर हो, हर इसको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्पेलिंग गलत लिख दिया शायद, ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, एक दूसरे मतलब प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए, एक सेम जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, मतलब जिसको जो काम दिया है उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फेयर होने चाहिए। रूल्स क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, फेयर होने चाहिए। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब वर्कर है, सबसे नीचे है, तो उसको आप मतलब उसके साथ आप गलत नहीं कर सकते। गलत इन द सेंस उसको आप बिना काम से भी डांट नहीं सकते, मतलब ठीक है, आप समझ जाओ ठीक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डिसिप्लिन का मतलब यही होता है, राइट। इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं। तो जी अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। सो डियर, अब है यूनिटी ऑफ कमांड। तो जी यहाँ पर फेरोल कहते हैं, एक ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। तो डियर यहाँ की आज तो गला भी खराब है यार, तो जी जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर फेरोल कहते हैं कि जो भी वर्कर है उसका एक ही बॉस होना चाहिए, कि जितने भी वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। फेरोल कहते हैं कि जो भी कितने भी वर्कर हैं लेकिन उनका बॉस सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो जी सबने पूछा कि ऐसा क्यों, तो फेरोल ने बताया कि जब जो भी अगर वर्कर्स है, अगर उनके दो बॉस होंगे, पहला बॉस दूसरा बॉस, ठीक, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबने पूछा सर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जी फॉर एग्जाम्पल फेरोल ने बताया कि जी अगर जहां भी कोई भी वर्कर्स होंगे और उनके दो बॉस होंगे तो वहां पर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगी, बहुत सारे झगड़े भी हो जाएंगे दोनों मैनेजर के बीच में। अब वो कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर जी फॉर एग्जाम्पल एक दिन मंगल सिंह, जानते हैं जी मंगल सिंह, आप सभी कार्टून देखते होंगे तो आप सभी को जरूर याद होगा
कि मंगल सिंह कहाँ है, राइट, कौन से कार्टून में आता है। तो जरा सा काम कीजिएगा, कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा कि आखिर मंगल सिंह कौन से कार्टून में आता है, मैं जरूर देखूंगा। ओके, तो जी वर्कर मंगल सिंह ने एक बार क्या किया, अपने सारे वर्कर्स को बोला कि तुम्हें एक दिन में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ना 500 से कम ना 500 से ज्यादा, सिर्फ 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। मंगल सिंह ने अपने वर्कर्स को ये बात कही। वही रामू सिंह ये अपने यही वर्कर्स को कहता है कि तुम लोग को एक दिन में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, एक दिन में 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है, सिर्फ 100 से ना ऊपर ना 100 से नीचे, पर डे 100 यूनिट। तो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, सब वर्कर्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बात किसकी माने, मंगल सिंह की बात माने या फिर रामू सिंह की बात माने, किसकी बात माने। वर्कर्स कंफ्यूज रहते हैं कि मंगल सिंह की बात माने या फिर रामू सिंह की बात माने। तो जी यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वर्कर्स ने क्या किया, अगर मंगल सिंह की बात करें, अगर वर्कर्स ने मंगल सिंह की बात मानी और 500 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने लगे, तो जी राम सिंह क्या हो जाएगा, रामू सिंह क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम लोग ने मेरी बात नहीं मानी और तुम लोग ने मंगल सिंह की बात मानी। तो जी इनके बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामू सिंह का क्या हो जाएगा, ईगो जो है वो क्लैश हो जाएगा कि भाई तुम लोग ने मेरी बात नहीं मानी, मंगल सिंह की बात मानी और तुम लोगों ने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, झगड़ा। अब जी अगर यहीं पर वर्कर्स ने अगर रामू सिंह की बात मान ली और 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करने लगे, तो जी अब यहाँ पर मंगल सिंह को गुस्सा जाएगा और मंगल सिंह वर्कर्स के ऊपर क्या करेगा, भारी पड़ जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम लोग ने मेरी बात को टाला और तुम लोग ने रामू सिंह की बात को मानी। तो जी यहाँ पर ईगो क्लैश किसका हो जाएगा, मंगल सिंह का हो जाएगा। मतलब वर्कर्स करे तो करे क्या। तो जी फाइल यही कहता है कि अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन में अगर कोई भी वर्कर्स अगर उनके दो बॉस आ जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट। तो फेल क्या कहता है हमेशा कि जो भी काम करना है कोई भी वर्कर्स का, तो उसके ऊपर क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। दो बॉस होंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए फेल कहते हैं, हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हर वर्कर्स के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, राइट। तो जी यही है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब। अब जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए अब हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, जहां पर मैंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के आगे लिखा है वन हेड वन प्लान। इसे समझते हैं, बहुत इजी है। तो जी पावर यहाँ पर कहते हैं कि अलग अलग पीपल, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, मैंने ब्लैक पेन से जितने भी यहाँ पर पीपल है, ये क्या है, सेल पर्सन है। सेल पर्सन ये बेचने वाला काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये डिसाइड करता है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, सेल का रिजल्ट देखता है, ये सारी चीजें ये सेल पर्सन का काम रहता है। और यहीं पर ये परचेस है, परचेस पर्सन, जहां पर मैंने एग्जाम्पल से लिया है आप सभी को समझाने के लिए। अब ये क्या करता है, पूरा परचेस का काम संभालते हैं। तो जी यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, डिफरेंट वर्किंग पीपल है, मतलब सेल पर्सन और परचेस पर्सन दोनों क्या है, एक ही साथ काम कर रहे हैं। तो जी पाउल क्या कहते हैं कि पूरे सिमिलर वर्किंग पीपल को साथ में लाओ, मतलब जितने भी ये जैसे सेल पर्सन है इनको क्या करे, ग्रुप में ला दो। वैसे परचेस पर्सन है उनको साथ में ला दो। अब पाउल क्या कहता है कि जैसे उनको साथ में ला लोगे तो उनको एक अलग डिपार्टमेंट में क्या कर दो, डाल दो। सेल डिपार्टमेंट में जिस सारे सेल वाले पर्सन है उनको डाल दो, वैसे परचेस पर्सन को भी परचेस डिपार्टमेंट में एक परचेस डिपार्टमेंट बना के सारे परचेस पर्सन को परचेस डिपार्टमेंट में डाल दो। और जी हर डिपार्टमेंट में एक एक हेड बैठा दो। जैसे यहाँ पर सेल डिपार्टमेंट हेड, इनका हेड, ये जितने भी पीपल है इनका बॉस, और वैसे परचेस का एक बॉस बैठा दो। अब जी इससे क्या होगा, अब जी देखिए सारे सेल पर्सन क्या करेंगे, एक तरीके से काम करेंगे। अब जैसे ये हेड है, अगर इसने ऑर्डर भेजा कि 500 यूनिट्स को हमको सेल करना है, तो सब सेल डिपार्टमेंट क्या करेगी, उनका टारगेट क्या होगा, एक ही टारगेट होगा, वन प्लान होगा। क्या होगा, वन प्लान होगा, मतलब उनका टारगेट क्या होगा कि 100 यूनिट्स को हमको सेल करना है। वैसे अगर परचेस डिपार्टमेंट बोलेगी कि इस बार हमें 500 यूनिट्स को परचेस करना है एज अ रॉ मटेरियल, तो ये सारे लोग एक ही काम में बैठ जाएंगे, वन प्लान, कि हमें 500 यूनिट्स को कलेक्ट करना है, राइट। अब जी
वन हेड का मतलब अब हर डिपार्टमेंट में आप देखोगे फाउल कहते हैं कि एक हेड बैठा देना चाहिए। जैसे सेल डिपार्टमेंट का हेड ये है, परचेज डिपार्टमेंट का हेड ये है। तो जी ये क्या करेगा, पूरा वन हेड वन प्लान को फॉलो करेगा। ठीक, बहुत इजी सा फंडा है, बेसिक फंडा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से बताया है, आप कभी नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? फाउल कुछ नहीं कहता, कहते हैं कि अलग अलग पीपल है। जैसे यार आप बताओ, आप कॉमर्स वाले हो, अगर मैं आपको एक क्लास में पीसीएम वाले लोग के साथ और साथ में बायो वाले लोग के साथ बैठा दूं तो क्या काम कर पाओगे? अच्छे से नहीं कर पाओगे, सिर्फ 10% समझ में आएगा, राइट? तो जी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जी इसलिए फाउल कहता है कि ये जितने भी सिमिलर लोग हैं उनको अलग कर दो। इसलिए तो अगर आप फोकस करोगे तो आपके कॉमर्स के लिए अलग सेक्शन होगी, पीसीएम वाले लोग के लिए अलग क्लास होगी, बायो वाले लोग के लिए अलग क्लास होगी। इसलिए तो होता है जीडीए। तो जी यही फाउल कहते हैं कि अलग अलग पीपल, डिफरेंट वर्किंग पीपल को क्या करो, ग्रुप कर दो। सब मतलब जो जो सेम पर्सन में काम करते हैं, सेम ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनको अलग कर दो, उनको अलग कर दो और उनका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दो एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका एक हेड बना दो, जिससे वन हेड तो रहेगा ही और साथ में लोग भी क्या रहेंगे, एम्प्लॉय उसके साथ ही काम करेंगे, जैसा वो बोलेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो वहां पर वन प्लान भी मेंटेन रहेगा। ठीक, अब जी चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो डियर, अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू टू जनरल होगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, टू जनरल इंटरेस्ट। अब जी ये पॉइंट ये कहता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग रहते हैं, कोई परचेस का काम संभालता है, कोई सेल का काम संभालता है, कोई कैश का काम संभालता है, अलग अलग पीपल, और हर पर्सन अलग अलग होता है, उनके काम भी अलग अलग होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, आपके स्कूल में चले जाओ, किसी का आपके टीचर्स का काम है पढ़ाना, वहां पर एचओडी होगा, कोई भी सर्वेंट होगा जो साफ सफाई। तो जी हर अलग अलग व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके काम अलग अलग होते हैं। तो जी फाउल क्या कहता है, उनके अलग अलग काम को, मतलब उनके अलग अलग इंटरेस्ट को आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे डायरेक्ट करना है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। अब जी अगला पॉइंट है हमारे पास, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो जी यहाँ पर सबसे पहले ये इसका मतलब जानिए, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है डियर पेमेंट। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, पेमेंट, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीज रेम्यूनरेशन आ जाती है। ठीक, तो जी मैं इसमें आपको एक बहुत प्यारी सी स्टोरी समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर फायोल का जो कहना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रिंसिपल में फायोल कहता है कि जो भी वर्कर है, अगर कोई वर्कर बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको क्या करो, ज्यादा सैलरी दो, बजाय उसके जो ऐसी फालतू का बैठा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कुछ काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करता है, एक काम नहीं करता। एक काम कीजिए, मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ, चलिए उससे क्लियर हो जाएगा। राइट, अब ये दो पीपल थे, दो वर्कर थे। एक कंपनी थी, फर्नीचर कंपनी, उसका एक बॉस था और उसके दो वर्कर्स थे। बहुत सारे वर्कर्स थे, पर उसमें से दो वर्कर्स का काम था वुड कटिंग का। इनका काम क्या था, वुड कटिंग का, वुड काटना इनका काम था, और काट के कंपनी में लाना ये दोनों का काम था। ठीक, अब जी राम इस कंपनी में 8 साल से है, 8 इयर्स पहले से यहाँ पर क्या करता है, काम करता है। और श्याम ये बहुत नया नया है, इसको आए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है। इसने 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन जो अपना राम है वो 8 साल से काम कर रहा है यहाँ पर, और श्याम का 1 ही मंथ हुआ है यहाँ पर। तो अब मेरे को आप ध्यान से सुना स्टोरी आगे की। शुरू में जैसे ही दोनों आए थे, तो दोनों की सैलरी थी 5000 रुपीज, दोनों की। ठीक, ये 8 साल पहले जो राम था, ये भी 8 साल पहले जब ज्वाइन किया था, उसकी सैलरी थी 5000, अभी भी इसको 5000 मिल रही है। श्याम सबसे पहले जब ज्वाइन किया था तो उसकी 5000, और 1 महीने के बाद इसको क्या हो गया, बॉस ने इसकी सैलरी को क्या कर दी, 1000 रुपीज बढ़ा दी। दैट मीन्स अब इसको टोटल मिल रहा है 6000 रुपीज। अब जी इससे राम को आ गया गुस्सा, ठीक जी। सबसे पहले तो ये काट दीजिए, ये एफिशिएंट इनएफिशिएंट, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा स्टोरी के हिसाब से, तो इसको मैं अभी काट देता हूं। तो जी अब यहाँ पर क्या हो गया, बॉस ने इसकी सैलरी बढ़ा दी श्याम की। राम को बहुत गुस्सा आ गया, यार मैं तो 8 साल पहले से काम कर रहा हूं,
लेकिन यार मुझे मेरी सैलरी तो पहले भी 5,000 थी, अभी भी 5,000 है। अब वैसे श्याम ये तो बहुत खुश हो गया कि भाई एक एक आया नहीं यार, एक महीने में इंक्रीमेंट बढ़ गई, सैलरी बढ़ा दी बॉस ने 5,000। राम तो एकदम जलन के मारे एकदम पागल हो गया और सीधा जाके बॉस के पास गया और बोलता है, बॉस ये क्या है, आपने मेरी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, मैं पहले 8 साल पहले से काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी अभी भी 8,000 है, जब से ज्वाइन किया हूँ 8,000 है, ज्वाइन किया और अभी तक 8,000 है, ऐसा क्यों? और फिर राम ने बोला कि श्याम की सैलरी उससे एक ही महीना हुआ है और उसकी सैलरी आपने बढ़ा दी। तो बॉस ने बोला बॉस ने राम को बोला, अच्छा तू मुझे बता कि जब तू ज्वाइन किया था तब तू कितने पेड़ की लकड़ी काट के लाता था मेरे पास? तो राम ने बोला कि जी 2। राम ने क्या बोला, मैं 2 लकड़ी की काटता था, पेड़ की लकड़ी ही काट के लाता था। ठीक है, बॉस ने राम से पूछा। तो जी अब यहाँ पर बॉस ने श्याम को बुलाया और श्याम को बुला के बोला कि भाई श्याम, तू राम को बता कि तू सबसे पहले आता तो कितनी लकड़ी काटता था? तो श्याम ने बोला कि मैं सिर्फ पहले तो 2 काटता था। फिर बॉस ने बोला अभी तू कितनी काटता है? तो श्याम ने बोला मैं अभी 3 काटता हूँ। ठीक, तो जी बॉस ने राम को बोला कि देख, श्याम पहले 2 काटता था लेकिन उसने अभी अपना बढ़ा दिया और उसने 3 काटने लगा, तो उसके हिसाब से मैंने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी क्योंकि वो ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब ये वाला एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन तू, बॉस ने राम को बोला, लेकिन तू तो यार 8 साल पहले भी 2 ही काट रहा है, अभी भी 2 ही काट रहा है, तो तेरे को क्या लग रहा है मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा? बेवकूफ समझा हूं क्या? ऐसा बॉस ने राम को बोला। ठीक, तो राम को अब समझ में आ गया, हाँ अगर मुझे सैलरी बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो जी फायोल, यहाँ पर मेरा स्टोरी समझाने का यही मोटिव था। फायोल यहाँ कहता है कि जो वर्कर अपने कंपनी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी क्या करो, बढ़ा दो। और जो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सैलरी को क्या करो, बढ़ाओ नहीं। मतलब दोनों के बीच में आप देखिए, राम और श्याम दोनों, श्याम बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ा देंगे। राम जी काम नहीं कर रहा, वैसे ही काम चोरी का काम कर रहा है, सो जी उसकी सैलरी जो है होगी वही लटक गई। अब जी मैं इसका रीजन बताता हूं आपको कि फायोल ने ऐसा क्यों कहा। फायोल ने ऐसा इसलिए कहा कि जी अब जी श्याम ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो अब जी श्याम को भी पता है कि मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, तो इसलिए श्याम कर रहा है। और अगर क्या हुआ, अगर बॉस ने क्या किया, श्याम की सैलरी नहीं बढ़ाई और उल्टा राम की सैलरी बढ़ा दी 2 काट के, तो श्याम बोलेगा हट यार, मैं ज्यादा कर भी रहा हूं तब भी मेरी सैलरी कम है, और उल्टा जो काम नहीं कर रहा उसकी सैलरी बढ़ा दिए, तो श्याम क्या बोलेगा, हट अब तो मैं भी क्या करूंगा, सिर्फ 2 ही लकड़ी काटूंगा, क्योंकि मैं 3 भी काट रहा हूं तो मेरे को 5,000 मिल रहा है, अगर 2 भी काटूंगा तो 5,000 मिल रहा है, अच्छा 2 ना काटू मैं, ऐसा श्याम बोलता है। ठीक, तो जी इससे राम, अब जी क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फायोल ने सबसे बेस्ट तरीका बताया कि जो एम्प्लॉय, मतलब जिसको भी पेमेंट करनी है आपको उसके काम के हिसाब से दो, जो ज्यादा काम अच्छा कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी ज्यादा रखो, जो काम कम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी रखो। ठीक, अब जी यहाँ पे 3 फैक्टर से क्या कहते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय को सैलरी कैसी देनी चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब अब जी जो इंडस्ट्री सबसे बड़ी होगी, अब जी ये स्वाभाविक बात है, जो इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी होगी उसको वो ज्यादा सैलरी देगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अभी समझा दिया, दोनों को समझा दिया आपको, राम और श्याम का केस। और पेइंग कैपेसिटी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर रहा है। अब जी फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जी मान लो प्रॉफिट ही बहुत कम जनरेट कर पा रहा है, तो क्या सैलरी बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी से भी रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फैक्टर पड़ता है। हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके आगे का टॉपिक है, राइट। तो जी सबसे पहले जानते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली ये दोनों पॉइंट डियर पावर से रिलेटेड है, पावर, ठीक, पावर टू टेक डिसीजन, राइट। कुछ भी डिसीजन लेने के लिए जिसके पास मतलब कौन से पर्सन के पास कितनी पावर होनी चाहिए, ये पॉइंट बेसिकली ये फोकस करवाता है। अब जी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा फर्क है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर इन फ्यू हैंड्स, पावर बहुत कम लोगों के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर सब पे बटी रहती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास बटी रहती है। पावर इज शेयर्ड बिटवीन टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन पावर इज
पावर इज शेयर्ड, अरे यहाँ पर लिख देते हैं, पावर इज शेयर्ड विथ फ्यू हैंड, ठीक, पावर शेयर्ड इन फ्यू हैंड इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? जहां पर पावर बहुत कम लोगों के पास होती है उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सॉरी सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली वो होता है जहां पर पावर सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे शेयर होती है। इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जैसे सेंट्रलाइजेशन में छोटा मोटा बिजनेस हो गया, राइट, छोटा मोटा सा बिजनेस हो गया। अब उस छोटे बिजनेस में बस 2 ऑनर है, मतलब पार्टनरशिप है, और 3 वर्कर है। तो जी वहां पर मेनली क्या बात है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहेगी? 2 वर्कर्स के पास, राइट। अब जी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, अब जी जैसे बहुत बड़ी कंपनी, तो वहां पर क्या रहती है, पावर हर इस पे डिवाइड रहती है, टॉप, मिडल, लोअर, या फिर कह सकते हैं सुपीरियर, सबऑर्डिनेट पे डिवाइड रहती है। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। अब जी आगे बढ़ते हैं। तो जी अब है हमारे पास स्केलर चेन। अब हमारे पास क्या है? स्केलर चेन। तो यहाँ पर फायरवॉल क्या कहता है? कम्युनिकेशन के बारे में बताता है कि अगर कोई भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो तो उसे अपने नीचे वाले वर्कर्स या फिर अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट से कैसी बात करनी चाहिए, या फिर जी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको अपने सुपीरियर से कैसी बात करनी चाहिए, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए बातें। तो ये सारी बातें क्या की है फायरवॉल्स ने यहाँ पर बताया है। तो जी सबसे पहला स्केलर चेन क्या बताता है? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब हमें कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट से। सुपीरियर मतलब अपने से बड़े पोजीशन का जो ऑफिसर है उसे हम सुपीरियर कहते हैं, और जो हमारी पोजीशन से जो नीचे है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी में काम करते हैं और अगर आपसे कोई बड़ा ऑफिसर है तो वो आपके लिए सुपीरियर ऑफिसर कहा जाएगा। और अगर आप उस कंपनी में है और आपसे नीचे कोई ऑफिसर है तो वो क्या कहा जाएगा? आपके लिए सबऑर्डिनेट कहा जाएगा। तो बेसिकली फायरवॉल इसमें ये बताया है कि हमें कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। तो फायरवॉल कहते हैं कि अगर ए को जी से बात करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? बी से बात करनी पड़ेगी, फिर सी से बात करनी पड़ेगी, फिर डी से बात करनी पड़ेगी, फिर ई से, फिर एफ से, फिर फाइनली जाके जी से करना पड़ेगा, राइट। तो जी यहाँ पर अगर ए को जी से बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बी से बात करनी पड़ेगी, सी से, फिर डी से, फिर ई से, एफ से, जी से। ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले ए बी सी डी ई एफ जी का क्या करना पड़ेगा? रूट को क्या करना पड़ेगा? मतलब एक रूट में चलना पड़ेगा अगर ए को जी से बात करनी है। तो जी अगर आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, यार हम तो डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं, ए से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं। तो जी आप भी बिल्कुल सही है, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही क्या कर सकते हैं? आप बात कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो आप नहीं बात कर सकते। अगर बी को एफ से बात करना पड़ेगा तो बी को क्या करना पड़ेगा? पहले सी का रूट फॉलो करना पड़ेगा, फिर डी के पास जाना पड़ेगा, फिर डी से ई में, फिर ई से एफ में, ठीक। अगर बी को एफ से बात करना है तो सिर्फ इमरजेंसी केस में, जब बहुत ही इमरजेंसी केस हो, जब लग रहा हो कि हाँ यार अगर अब डायरेक्ट बात नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो वैसे टाइप की केस में क्या होता है? ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है, ठीक। और जी जब कोई पर्सन इमरजेंसी केस में जब डायरेक्ट ए से, जैसे यहाँ पर अगर ए को जी से बात करनी है तो वो सिर्फ इमरजेंसी केस में बात कर सकता है। और जी हम इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। अगर देखिए ए को अगर जी से बात करनी है तो पहले से ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी का रूट पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे गैंग प्लैंक नहीं कहते। गैंग प्लैंक किसे कहते हैं? जब ए को डायरेक्ट जी से बात करनी है इमरजेंसी केस में, उस प्रोसेस को हम गैंग प्लैंक कहते हैं, ठीक। तो जी ऐसा सिस्टम चलता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। अब जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्डर है। तो जी फायरवॉल कहते हैं यहाँ पर, तो जी इस प्रिंसिपल में फायरवॉल कहते हैं कि भाई जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर है, ठीक है, उसे आप स्पेशल प्लेस दे दो। जैसे यहाँ पर मैंने एक परचेस मैनेजर लिया है, ये एक बिजनेस का परचेस मैनेजर है। तो फायरवॉल कहता है कि इस परचेस मैनेजर को उसका एक खुद का डिपार्टमेंट दे दो, जो परचेस डिपार्टमेंट मैनेजर से कहा जाएगा। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति काम करेगा अपने पूरे वर्किंग आवर्स। मतलब अगर ये व्यक्ति का काम दिया गया है इसको 9 से सुबह के 9 o'clock से लेकर रात के 7 o'clock तक का, तो इस मैनेजर को यहीं पर रह के काम करना अपना,
ठीक है। अब जी फायरवॉल का इसका बहुत बड़ा रीजन था। अब जी आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं आपको भेज दूं इससे मिलने के लिए, तो जी आप अगर आपको परचेस मैनेजर से मिलना है और इसके पास इसका कोई पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं है, तो सिचुएशन क्या होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोजना पड़ेगा। अब जी आप वहां पे सबसे पूछते फिरोगे कि भाई परचेस मैनेजर किधर मिलेगा, तो जी सबका यही रिप्लाई आएगा, भाई पागल है क्या, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम मेरे को क्या पता रहेगा कि परचेस मैनेजर किधर मिलेगा। क्या क्या मैं ज्योतिषवाणी हूँ कि बता दूंगा कि परचेस मैनेजर किधर रहेगा। वो होंगे अभी यही कहीं है, पूरे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर होंगे वो, अगर मिलेंगे तो बता दूंगा। तो जी किसी से भी आप पूछेंगे तो उसका रिप्लाई यही आएगा, राइट। तो जी यहाँ पर फायरवॉल ने इसलिए कहा कि कोई भी एम्प्लॉय है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको एक प्लेस दे दो जहां पर वो अपना काम करता रहेगा पूरे वर्किंग आवर्स तक, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब यही है। तो जी अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी। जो फायरवॉल का अगला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इक्वालिटी में रहिए। वो क्या कहता है कि फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। मतलब उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि भाई वो अगर कास्ट में अगर वो कोई मतलब लाइक SC ST है, अगर वो उससे बिलोंग करता हो तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर, अगर जी फॉर एग्जांपल वो कोई अलग जेंडर से बिलोंग करता हो, तो मतलब कोई भी सो मैं कहना नहीं चाहता या फिर कुछ भी कहिए, कोई भी जेंडर से बिलोंग करता हो तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कलर से भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो गोरा है तो मैं उसके साथ ज्यादा पेज अच्छे से रिस्पेक्ट करूंगा, वो काला है तो उसके साथ रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, राइट। अब जी नेक्स्ट पॉइंट, तो जी अब अगला पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, या फिर आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, राइट। आपके एनसीईआरटी में पर्सोनल दिया है इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो ये बेसिकली ये जो प्रिंसिपल है फायरवॉल का, ये बेसिकली दो चीजों में काम करता है। ये कहता है कि हर एम्प्लॉय को सेटल होने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अब जी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि आप फॉर एग्जांपल सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपका कॉलेज दिल्ली में है, ठीक, आपका एडमिशन कोई दिल्ली के कॉलेज में हो गया। अब जी दिल्ली के कॉलेज में हो गया तो आपके पापा ने आपको एक फ्लैट दिलाया और कहा कि बेटा तुझे यहीं रहना है। अब जी पापा ने 2 दिन के बाद आपको बोला कि बेटा अब ये फ्लैट को छोड़, अब मैं तुझे दूसरे फ्लैट में लेके जा रहा हूँ। फिर ऐसे 2 दिन के बाद बोला कि बेटा ये फ्लैट छोड़ वापस, मैं तुझे दूसरे फ्लैट में लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो जाएगी, आपको क्या हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक भी जगह पे सेटल नहीं हो पाओगे, है ना, क्योंकि आपके पापा आपको 10 बार चेंज कर रहे हैं, राइट। तो जी ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फायरवॉल कहते हैं कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसको सेटल होने के लिए कुछ समय देना चाहिए, ठीक। फायरवॉल ने ये तो नहीं बताया कि कितना समय देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि हाँ टाइम तो मिलना चाहिए उसको सेटल होने के लिए, राइट। अब जी यहाँ पर है अगला पॉइंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये पॉइंट कहता है कि जो भी एम्प्लॉय को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखो उसको सिलेक्ट करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एम्प्लॉय यूजफुल है या फिर नहीं है, आपको प्रॉपर आउटपुट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा तो हटाओ, दे देगा तो उसको रखो, राइट। तो जी यही फंडा है, बेसिक सा है, मस्त है, राइट। अब जी अगला है इनिशिएटिव। अब जी इनिशिएटिव प्रिंसिपल, ये फायरवॉल का बहुत अच्छा सा प्रिंसिपल था, जिसमें फायरवॉल ने कहा कि हर एम्प्लॉय को कंपनी के डिसीजन में हिस्सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्यारी सी बात, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसको आपको क्या करना है। फायरवॉल कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो जी वहां पर आपको अपने एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए कि वो आपके डिसीजन में क्या कर सके, इन्वॉल्व हो सके। अब जी इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखिए। अब जी फॉर एग्जाम्पल आपका एक पॉलिसी है, आपका एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। आपने सोचा कि यार मुझे अपने एम्प्लॉयज को भी क्या करना चाहिए, अपने डिसीजन में जो मैंने नई पॉलिसी निकाली है उसमें सबको इनवाइट करना चाहिए। तो वहां पर आपके पूरे टॉप लेवल मैनेजमेंट भी थे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी थी, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी थे, इवन तक के वर्कर्स भी थे, ठीक है। तो आपने जी नई पॉलिसी के बारे में अब जी सब लोग आ गए, अब आपने क्या किया, नई पॉलिसी के बारे में सबको बताया, राइट। अपनी नई पॉलिसी के बारे में सबको बताया। अब क्या होगा, अब जैसे आपने पॉलिसी बताई, ठीक, तो जी और जैसे आप सबको पूछेंगे कि भाई बताइए कि ये जो मैंने पॉलिसी निकाली है ये पॉलिसी आप सभी को कैसी लग रही है, अच्छी है या फिर नहीं है, अच्छी है या कि नहीं है। तो जी वहां पर बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये पॉलिसी तो 1 नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके एम्प्लॉय होगा वो रशिया से बिलोंग करता होगा तो वो बोलेगा सर ये वाली जो पॉलिसी है ना हमारी कंट्री में तो बहुत चलेगी।
लेकिन वहां पर कोई भी अगर व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि सर मैं तो तमिलनाडु से हूं, लेकिन इसका स्कोप, इस पॉलिसी का स्कोप हमारे स्टेट में तो नहीं होगा। तो जी इससे क्या मिल रहा है, आपको एक आइडिया मिल रहा है ठीक आपके एम्प्लॉय से कि भाई हाँ मेरी जो पॉलिसी मैंने निकाली है ये कहाँ कहाँ चलेगी, कहाँ कहाँ नहीं चलेगी। फिर आप अपने रशिया एम्प्लॉय से पूछोगे कि डियर आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी जो पॉलिसी मैंने बनाई है ये रशिया में चलेगी, तो वो अपना पूरा चीज बताएगा ठीक ठीक। फिर वैसे आप जो तमिलनाडु से एक एम्प्लॉय था आपका, वो बोला कि सर मेरी पॉलिसी नहीं चलेगी, तो आप उसे पूछोगे भाई ऐसा पॉलिसी में क्या है कि नहीं चलेगी, तो वो बताएगा आपको कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाला जो पॉलिसी है हमारे स्टेट में नहीं चलेगा। फिर आप क्या करोगे, फिर उसका आप जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आप लिखोगे एक जगह। फिर जैसे आप वो सारी चीजों को लिखोगे तो आप क्या करोगे, फिर अपने एम्प्लॉय से खुद ही पूछोगे कि भाई देखो ये प्रॉब्लम आ रही है इस पॉलिसी में, इसका कोई सॉल्यूशन मुझे कोई बता सकता है क्या। तो जी इससे क्या होगा, आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट, कम्युनिकेट कर पाओगे, प्रॉब्लम वो बताएंगे, आप प्रॉब्लम वही सॉल्व करेंगे। देखा कितना इंपॉर्टेंस है। और मैं बताऊं ये रियल लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसीज। ये जो पॉलिसीज होती है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में, इवन तक डियर मैं जहां पर मेरा घर है ना, हर नेबर्स जहां भी एरिया तक हर जगह पे बिजनेसमैन ही है, मुझे अच्छे से आइडिया है, हर जगह पे यही काम होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होता है। सर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सर अगर ऐसा करेंगे तो कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो सर कंपनी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी लॉस में चले जाए, बहुत सारी चीजें होती है। दैट्स व्हाई दिस पॉलिसी इज मस्ट, मैं कहता हूं मस्ट पॉलिसी है ये वाली, प्रिंसिपल एक नंबर प्रिंसिपल है। ओके अब जी और एक क्वेश्चन आपका राइज हो रहा होगा कि इसे एम्प्लॉय का क्या फायदा। अब जी जैसे देखिए अब रशिया वाला, आपका जो एम्प्लॉय है रशिया वाला, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई ऐसा क्या है मेरे पॉलिसी में जो रशिया में बहुत चलेगा, आप जैसा बता रहे हैं, तो वो बताएगा, पूरा बताएगा आपको राम कथा। फिर अगर आपको लगेगा हाँ यार ये तो बात सही टक्का की कह रहा है, एक नंबर बात कह रहा है, ये जैसे कह रहा है इसके हिसाब से तो चलेगा ही, तो आप क्या करोगे, उसका जो प्लान है उसको क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जी वो क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा अंदर से। अब जी आपको क्या करोगे, अब आप भी क्या करोगे, से कुछ बोनस दोगे, यार उसका आइडिया तो मैंने यूज किया, तो वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए खुश क्योंकि आपने उसका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आपने उसका बात को मानी। ठीक है, और इसके साथ साथ वो इसलिए भी खुश हो जाएगा, आपने उसको कुछ पैसा भी दिया बोनस, आप भी खुश क्योंकि भाई रशिया तक आपका प्रोडक्ट जा रहा है, आप भी खुश। तो जी दोनों तरीके से खुशी मिलती है, इसलिए इनिशिएटिव का जो प्लान है एक नंबर प्लान है, राइट। तो जी ये लास्ट प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल है इज स्पिरिट दी कॉर्प्स। बेसिकली पहले बताता हूँ, मैंने लिखा क्या है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी अमंग वर्कर्स, हैंडराइटिंग गंदी है, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी अमंग वर्कर्स आई इज रिप्लेस बाय वी। अब जी फाउल के हिसाब से, फाउल कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को मिलजुल कर काम करना चाहिए, जैसे मैंने बताया ऊपर वाले में इनिशिएटिव। अब जी लोग जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जब सब मिलके काम करते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब जी कोई भी पर्सन को आप अकेला छोड़ दो, कितना बुरा फील करेगा, राइट। अब जी अगर उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स आ गए, सब साथ में रहेंगे, भाई हम लोग तेरे साथ हैं, हम लोग तेरे साथ रहेंगे तेरी बुरे वक्त में, कितना खुश रहेगा वो। इसलिए बेसिकली फाउल कहता है कि जब भी हर ऑर्गेनाइजेशन को मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक, कभी वो कहता है कि हर वर्कर को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए आई विल डू दिस वर्क अलोन, हर वर्कर को ऐसा कहना चाहिए कि वी विल डू वर्क टुगेदर, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है आई इज रिप्लेस बाय वी।